चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कहां से आया, क्या सोर्स है इसका। तो बेटा इसका जो चार सोर्सेज हैं बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। द फर्स्ट सोर्स इज इंग्लिश लॉ, जो अंग्रेजों ने अपने देश के ऊपर 300 साल तक जो राज किया था, तो काफी सारे जो इंडिया के लॉ हैं दोज लॉज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश लॉ, इंग्लिश लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी इंग्लिश लॉ का जो है बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बारे में भी बच्चों को कई सारी कंफ्यूजन होती है कि सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ब्रिटेन में पास हुआ था कि इंडिया में पास हुआ था। बेटा जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडिया का एक्ट है, तो बेसिकली कहां पास हुआ होगा ये? इट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये बात अलग है कि ब्रिटिश काल के अंदर ये पास हुआ था, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट बना रखी थी, उन्होंने एक कलकत्ता में बना रखी थी और एक और दिल्ली में बना रखी थी। उनमें से ही उन्हीं पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ पास हुआ है। क्योंकि कोई भी लॉ कब बनता है, एक्ट कब बनता है? जब वो पार्लियामेंट से पास होता है और प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो उस टाइम भी पार्लियामेंट चलती थी। कब पास हुआ था ये? कब पास हुआ था? 1 सितंबर 1872। नोट कीजिए डेट आप, 1 सितंबर 1872। इस डेट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये है वो पास हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं बेटा, ये हो गया दो चीजें, इंग्लिश लॉ फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर इंडिया में पास हुआ था। उसके बाद में थर्ड है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट। द जजमेंट ऑफ कोर्ट्स हैज टू बी फॉलोड बाय द सुबॉर्डिनेट्स। यानी कि जो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो जजमेंट हाई कोर्ट या उससे जो छोटे कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। या हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो कई सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं जिनकी हम धीरे धीरे क्लास के अंदर बातें करेंगे। वो लैंडमार्क जजमेंट से ही वो रूल बन गया धीरे धीरे, वो एक तरह से जो है बाइंडिंग बन गया। जब भी अभी कोई एग्रीमेंट होता है उस टाइप का, तो उस एग्रीमेंट के अंदर वही रूल्स एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं जो उस कोर्ट के जजमेंट में थे। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ है यूसेज एंड कस्टम्स या कस्टम्स एंड ट्रेड। बिकॉज एवरी बिजनेस गॉट इज ओन कस्टम्स एंड ट्रेड। हर एक बिजनेस की कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं चलती है। जैसे कपड़े के बिजनेस की अलग सिस्टम है, सोने चांदी के बिजनेस का अलग सिस्टम है, शेयर्स के बिजनेस का अलग सिस्टम है। ये जो सिस्टम होता है वो जो है सारी पार्टीज के द्वारा ऑल पर्संस आर फैमिलियर विद दीज सिस्टम्स। एंड ये जो सिस्टम होता है वो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा होता है। और यही जो सिस्टम है, यही जो परंपराएं हैं, वो भी कई बार लॉ के अंदर ले ली जाती है। उन्हीं के थ्रू लॉ के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर दिए जाते हैं। एंड दीज कस्टम्स एंड सिस्टम्स कीप्स ऑन चेंजिंग। ये लगातार चेंज होते रहते हैं, इसलिए लॉ भी रिजिड नहीं है। लॉ के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स इनके अंदर आते रहते हैं। तो जैसे अभी आज से बहुत साल पहले बात करें तो कोई घर पे मेहमान आता था तो हम लोग उसको जो है क्या ऑफर करते थे? दूध या उसको छाछ, इस टाइप के कुछ लिक्विड पे उसको हम ऑफर करते थे। फिर अभी कुछ आता है, अभी कोई मेहमान आता है तो हम उसको चाय या कॉफी ऑफर करते हैं। या फिर अब जैसे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर के अंदर हो सकता है चाय कॉफी का ट्रेंड चला जाए, फिर हम उसको कुछ और ऑफर करेंगे। मुझे नहीं पता क्या ऑफर करेंगे, बट ये सिस्टम कस्टम जो चल रहा है वो चेंज होता रहता है। तो उसी तरह ये कस्टम और जो बिजनेस के हैं वो भी कीप्स ऑन चेंजिंग और लॉ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये तो थे सोर्सेज ऑफ लॉ। चलिए अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हम आज स्टार्ट करने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या दायरा है वो देख लेते हैं।
तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सेक्शन 1 टू सेक्शन 266 तक फैला हुआ है, ये इसका दायरा है। लेकिन इसके अंदर से अभी क्या क्या जो है वो हट चुका है या क्या क्या इसके अंदर आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो सेक्शन 1 टू 75 इज द जनरल प्रोविजंस जो ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई होते हैं, वो जनरल प्रोविजंस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रोविजंस हैं जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां से हम सबसे पहले कौन से सेक्शंस कवर करने वाले हैं, सेक्शन 1 टू 75 कवर करने वाले हैं। उसके बाद में द सेल ऑफ गुड्स, सर ये क्या हो गया, ये बेटा अब नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, हट चुका है। इसके लिए क्या बन गया है, अलग एक्ट, तो ये क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। यहां से एक टाइम था जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब से सेल ऑफ गुड्स के जो एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके सेपरेट एक्ट के अंदर रेगुलेट होते हैं, जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कब इनको अलग कर दिया गया था, 1930 के अंदर। उसके बाद में है सेक्शन 124 टू 147 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एंड 148 टू 181 बेलमेंट एंड प्लेज। उसके बाद 182 टू 238 स्पेसिफिक जो है वो है एजेंसी के लिए। और उसके बाद में सेक्शन 239 टू 266 ये भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हुआ करता था, लेकिन 1932 के अंदर इसको भी कर दिया गया सेपरेट, जिसको हम जानते हैं अभी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्योंकि बेटा ये जो है रेगुलेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इसका स्कोप बड़ा हो गया था, इसलिए यहाँ पे जरूरत महसूस हुई कि कोई एक अलग एक्ट होना चाहिए। तो ये दो एक्ट हैं, उनको अलग कर दिया जा चुका है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप देखोगे तो 75 के बाद में 76 सेक्शन गायब है वहां से। क्यों, क्योंकि ये 76 टू 123 सेक्शंस कहां चले गए, सेल ऑफ गुड्स में चले गए, और उसके बाद में इन सेक्शंस को अभी तक चेंज नहीं किया गया है, तो ये सेक्शंस एज इट इज चलते हैं। तो ये था बेटा कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप। और हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ जनरल प्रोविजंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल प्रोविजंस पढ़ेंगे, फिर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे स्पेशल एग्रीमेंट्स होते हैं। चलिए, तो हम अभी आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्यों बना है, क्या कहता है ये, तो इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे बेटा। इट एंश्योर्स दैट what promises have been made, these promises shall be performed। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहता है अपने को, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि those promises या what promises have been made, these promises shall be performed। यानी कि सीधी सीधी भाषा में मैं अगर आपको एक बात कहूं तो आपने ये गाना तो सुना ही होगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल यही, जो आपने वादा किया है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो आपको परफॉर्म करवाया जाएगा। लोग वादा तो करते हैं लेकिन वादा करके फिर मुकर जाते हैं, और या फिर लोग वादा करके भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं मतलब मैं, अरे नलायको, मैं वो भागने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ सर, वो दुल्हन मंडप से भाग जाती है ना बेटा, ना। भागने का मतलब मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं। वादा किया लेकिन बाद में उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, जब परफॉर्मेंस की टाइम आती है तो उसको मना कर देते हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या बिजनेस पॉसिबल है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आया कि अगर जब लोग प्रॉमिस करेंगे और उसको तोड़ देंगे तो क्या बिजनेस पॉसिबल हो पाएगा? द आंसर इज नो। तो फिर अगर बिजनेस को पॉसिबल बनाना है तो फिर
प्रोमिसेस को फुलफिल तो करवाना ही पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने बना रखे हैं उनको फुलफिल करवाना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने यहाँ पे है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको वो सारे रूल्स बताता है, वो सारे उपाय बताता है कि अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर सामने वाला अपनी प्रॉमिस तोड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, किस किस केस के अंदर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या रेमेडीज हमारे को मिलने वाली है। दिस इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, क्या प्रोमिसेस की जाती है और कब उनको फुलफिल करना जरूरी हो जाता है, और फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है। तो चलिए ये धीरे धीरे हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? द क्वेश्चन comes to mind of every student. What is contract? The most important question कि क्या है आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम कॉन्ट्रैक्ट से परिचित हैं? तो हम इसका आंसर अभी खोजने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। पहले ये कुछ एक एग्जांपल्स देखिए आप लोग। When you ride a bus, you enter into a contract with the transport company. When you purchase a newspaper, you enter into a contract with the vendor of newspaper. When you order a product on Amazon, you enter into a contract with the company. When you purchase milk, you enter into a contract with the मिल्कमैन। ये थे बेटा ये सारे एग्जाम्पल सर, ये तो हमारे रूटीन लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें दिख रही है। हाँ बेटा हाँ बिल्कुल, आप लोग जो डेली लाइफ के अंदर जो काम करते हो उसके अंदर दौरान आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन आप अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पार्टी बनते हो, अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट्स आप कर लेते हो, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बट उससे कॉन्ट्रैक्ट को मैं समझाऊं उससे पहले एक टर्म और है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है। एग्रीमेंट। यानी कि सर अगर लेमैन की भाषा में हम समझे तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लुक्स सिमिलर। जो अपने कहते हैं ना लाला जी को कैसे समझ आता है, तो लाला जी क्या समझते हैं, लाला जी यही समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या है, एक ही तो बात है। एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोथ आर सेम, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर सेम। ये लाला जी की तरह हम समझते हैं, अभी तक हम यही समझते हैं कि ये दोनों सेम है, बट दीज टू आर नॉट सेम, दीज आर डिफरेंट। हम जो डेली लाइफ के अंदर सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं एक्चुअल में। बेसिकली दीज आर एग्रीमेंट्स, दीज आर एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट वर्ड। तो पहले तो मैं आपके माइंड में ये क्लियर कर दूं कि ये दोनों अलग अलग हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग है। सर ये अलग अलग कैसे हैं? चलो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लो मैं आपको कहता हूं कि ये फोन मैं अपना सेल करना चाहता हूं 10,000 रुपए में, विल यू बाई? आप कहते हो कि यस सर आई एम रेडी, मैं इस फोन को 10,000 रुपए मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। यानी मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको कहा ऑफर, मैंने आपको दिया ऑफर। क्या ऑफर दिया कि ये फोन 10,000 रुपए में आप खरीदेंगे, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट, आपने दे दी उस पर एक्सेप्टेंस। जैसे ही ऑफर आपने एक्सेप्ट किया, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, बट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। सर कैसे? चलो मैं एक चीज और समझाता हूं। मान लो मैं आज बड़ा खुश था और मैंने खुशी खुशी के अंदर आपको बोला कि मैं आज आपको शाम इवनिंग के अंदर मैं आपको आज पार्टी देने वाला हूं।
आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको पार्टी दूंगा, क्या आप लोग पार्टी में चलोगे? आपने कहा यस सर, यस वी आर रेडी। आपने अपने घर पर भी फोन किया और आपने बोल दिया कि आज खाना मत बनाना, आज सर हमें पार्टी देने वाले हैं। और उसके बाद में जब इवनिंग में टाइम आया तो मैंने पार्टी देने से मना कर दिया। मैंने कहा आज तो मेरा हेडेक हो रहा है, मैं आज पार्टी नहीं देने वाला हूं। तो आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट हमारे बीच में बन गया। क्या आप मेरे पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? द आंसर इज नो। एग्रीमेंट तो था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो फिर सर कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है? तो बेटा पहली चीज तो आपको एग्रीमेंट क्लियर हुआ। एग्रीमेंट जितने भी हम जो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो वहां क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, बट ये नहीं कह सकते कि सारे एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। कुछ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मान लो ये सारे के सारे एग्रीमेंट है इसके अंदर। मतलब ये अगर मान लो दुनिया के अंदर इतने एग्रीमेंट होते हैं, ये बेटा ये लाखों एग्रीमेंट है, ये सपोज करो ये लाखों एग्रीमेंट है, लेकिन इन लैक्स या करोड़ एग्रीमेंट डेली होते हैं, डेली लाइफ के अंदर होते हैं, लेकिन इनमें से कॉन्ट्रैक्ट कुछ एक ही बन पाते हैं। यानी कि ये सब एग्रीमेंट है, इन्हीं एग्रीमेंट्स के अंदर से कुछ एग्रीमेंट्स क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। लेकिन ये जो बचे हुए हैं वो सिर्फ क्या रह जाते हैं? वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। तो बताना क्या मैंने आपको जब पिज्जा के लिए बोला तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाया? नहीं सर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेंडली एग्रीमेंट था। जैसे मान लो मैं जो है अपने छोटे भाई को बोलता हूं कि अगर बेटा तेरे 12th क्लास के अंदर अगर 90% आ गए तो मैं तेरे को बाइक दिलवा दूंगा। तो वो कहता है ठीक है एक्सेप्टेड, मैं पूरा मेहनत करूंगा। उनका ठीक है कर। उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, 90% नंबर का चैलेंज। अब वो मेहनत में लग गया और उसके 95% आ गए 12th के अंदर। अब जैसे ही 95% आए वो अपने आ गया बड़े भाई के पास में, सर भाई मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहा है कि वो बाइक दिलवा दो, चलो कब चलना है बाइक लेने के लिए? मैंने कहा कौन सी बाइक? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अभी धंधा ऐसे ही मंदा है, तो मैं बाइक नहीं दिलवा सकता अभी। क्या वो मेरे पे केस फाइल कर सकता है? हमारे बीच में एग्रीमेंट बना था, अब मैं एग्रीमेंट तोड़ रहा हूं, अपनी प्रॉमिस तोड़ रहा हूं, क्या वो कोर्ट में जा सकता है? द आंसर इज नो। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट जब होगा और कॉन्ट्रैक्ट जब टूटेगा तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। क्या हम कोर्ट में केस कर पाएंगे? हाँ सर कर पाएंगे। तो अगर हम कोर्ट में केस नहीं कर पा रहे इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। क्लियर है? तो एग्रीमेंट तो बन जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। तो आज मैं समझाऊंगा आपको अभी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है, चलिए। एग्रीमेंट लाखों बनते हैं लेकिन उनमें से कॉन्ट्रैक्ट कुछ एक ही बन पाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट बन पाते हैं जिनके अंदर एनफोर्सिबिलिटी की क्वालिटी होती है। सर ये एनफोर्सिबिलिटी क्या है ये अभी हम लोग समझते हैं। तो बेटा मैंने कहा आपको कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का होना मस्ट है। एग्रीमेंट होगा उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट सिर्फ एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए चाहिए एनफोर्सिएबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एग्रीमेंट? एक ऑफर होता है और जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है इट बिकम्स एग्रीमेंट। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड becomes binding on both the parties.
और उसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक कार है, मैंने अपने एक दोस्त को बोला विल यू बाई माई कार फॉर ₹2 लाख। ही सेड यस आई हैव मेड ए ऑफर। मैंने उसको क्या किया, एक ऑफर दिया। एंड मेरे फ्रेंड ने बोला कि यस मैं वो कार खरीदने के लिए रेडी हूं और 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने जो ऑफर दिया था उसने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया इट बिकम्स एग्रीमेंट। ये क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। सर अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी। तो एनफोर्सिबिलिटी को एकदम लालाजी स्टाइल में मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी या व्हाट इज एनफोर्सिबल। सपोज इफ यू go to court and court is ready to accept your case or your suit। अगर एग्रीमेंट से लीगल इंटेंशन निकलती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिसको कोर्ट के द्वारा फोर्स में लाया जा सके, जो कोर्ट में एप्लीकेबल हो। जैसे इफ यू गो टू कोर्ट एंड कोर्ट इज रेडी टू एक्सेप्ट योर केस, दैट मीन्स योर एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। बट when you go to the court and court rejects your case, court does not want to entertain you, then this is only agreement, it is not an contract। Sometimes we enter into agreements but those agreements are not enforceable in the court of law, they are mere agreements, can never become contracts। for example मैं आपको बोलता हूं कि बेटा आज जो है मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम आज इवनिंग के अंदर पार्टी करते हैं। तो आपने कहा कि सर ठीक है बिल्कुल, तो पार्टी मैं दूंगा आपको, आपको इवनिंग के अंदर आना है। आपने कहा ठीक है सर हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सबको बोल दिया कि भाई 8 बजे आज शाम को चलना है। तो ठीक है, आप लोगों ने अपने जो भी है प्लान वगैरह दूसरे कैंसिल कर दिए, घर पे बोल दिया कि आज भाई हमारा खाना मत बनाना, सर हमारे को पार्टी दे रहे हैं, सर का मूड बहुत अच्छा है आज, आप सब तैयार होकर के आ रहे। अब जो पार्टी का टाइम था उस टाइम मेरा अचानक से हेडेक होने लग गया और मैंने वो पार्टी कैंसिल कर दी। आपका इतना मूड बना हुआ था, आपने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने पार्टी कैंसिल कर दी। अब बताओ अब क्या, हमारे बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस यस सर हुआ था, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बन गया था। क्या आप इस जो मैंने प्रॉमिस तोड़ा है, जो मैंने एग्रीमेंट ब्रीच किया है, क्या आप उसके लिए मेरे पे केस फाइल कर सकते हो? क्या कोर्ट में आपका केस एक्सेप्ट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारा ऐसा कोई लीगल इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो वो जो हमने एग्रीमेंट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में वो बोल देता है कि भाई मैं तेरे को तारे तोड़ के ला दूंगा। अब ये बड़ी फेमस सी लाइन है, बोल दी उसने जोश जोश के अंदर। और अब गर्लफ्रेंड जो थी वो थोड़ी सी सेंटी टाइप की थी, उसने उसको जो है पकड़ के ही बैठ गई। वो अब डेली उसको भाई तारे कब लाओगे, तारे कब लाओगे। अब वो तारे लाए कहां से बेचारा। अब आखिर में इतना बात बढ़ गई कि गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं कोर्ट में केस कर दूंगी, तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन तारे अभी तक नहीं आए, अब तुम कल अगर नहीं लेके आए तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। वो कहां से लाता, वो कोर्ट में चली गई। कोर्ट में कह रही है कि भाई इसने प्रॉमिस करके तोड़ा है, मेरा केस आप लो और मुझे जो है इंसाफ मिलना चाहिए। बताना कोर्ट क्या ये केस एक्सेप्ट करेगा? कौन जीतेगा कौन हारेगा वो मैटर नहीं है, क्या ये केस कोर्ट में एनफोर्सिबल होगा, कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा, कोर्ट इसको लागू करवाने के लिए कुछ कोशिश करेगा? द आंसर इज नो, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन एट ऑल। व्हाई?
बिकॉज दिस इज ओनली एन एग्रीमेंट। इसके अंदर कोर्ट वाली जो एनफोर्सिबिलिटी होती है वो क्रिएट ही नहीं हुई। सर क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा एनफोर्सिबिलिटी यानी कि कोर्ट किसको एनफोर्स करता है? कोर्ट क्या हर एक एग्रीमेंट को, आप दिन में लाखों एग्रीमेंट बनाते हो, क्या कोर्ट हर किसी को एनफोर्स करवाने के लिए जिम्मेदार है? हर किसी को एनफोर्स करवाएगा? द आंसर इज नो। तो आपके जो डेली रूटीन के सारे एग्रीमेंट होते हैं उनमें से कुछ एक ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कौन बन पाते हैं? जो कॉमर्शियल नेचर के होते हैं। सो यू एंटर इनटू ए न्यूमरियस एग्रीमेंट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। अभी तक जो हम कॉन्ट्रैक्ट समझते थे वो एक्चुअल में एग्रीमेंट होते हैं। तो in your routine life you enter into a numerous agreements, but only certain agreements becomes contract and rest remains agreement only। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। those agreements which have the quality of enforceability by the court of law becomes contracts, and those agreements which does not have the enforceability can never become the contracts। तो इससे अब हम ये बात कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरीली एन एग्रीमेंट। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जन्म ही कहां से होता है? एग्रीमेंट से होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। बट खाली एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एनफोर्सिबिलिटी चाहिए। बट एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर एक एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप अगर 100 एग्रीमेंट बनाते हैं तो उनमें से 10 एग्रीमेंट के अंदर ही एनफोर्सिबिलिटी होती है और वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। बाकी के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाते हैं। होप सो क्लियर हुआ आपको। चलो इसको और अच्छे से हम क्लियर करते हैं। ये देखना, ये एग्रीमेंट है। मान लो ये मैंने हजारों एग्रीमेंट बना लिए। अब वो हजारों एग्रीमेंट में से क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा एनफोर्सिबिलिटी। चेक द एनफोर्सिबिलिटी। कोर्ट क्या केस एक्सेप्ट कर रहा है? तो एनफोर्सिएबल दो ही सिचुएशन हो सकती है कि यस एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यस है, और या फिर नॉट एनफोर्सिबल। ठीक है, तो या तो एनफोर्सिबल है यस या फिर नो। अगर यस तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसके अंदर एनफोर्सिबिलिटी है, एग्रीमेंट तो है ही है, अगर एनफोर्सिबिलिटी है तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, इट इज मियर एग्रीमेंट, तो ये रह जाएगा सिर्फ एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं कि सर एनफोर्सिबिलिटी कब एज्यूम की जाती है, कब ऐसा माना जाता है कि एनफोर्सिबल होगा? तो कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स के केस में। कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, मान लो मैंने अपने सप्लायर को कुछ सामान खरीदने का ऑर्डर दिया और मैं वो ऑर्डर देने के बाद में अगर ऑर्डर कैंसिल कर देता हूं तो क्या वो सामने वाला मुझ पे स्वीट कर सकता है, केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। कोर्ट केस ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। तो फिर मेरा जो सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कोर्ट में लागू हो सकता है। बट जो अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया पार्टी देने का, अभी मैंने ये बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को तारे तोड़ने का बोला, अभी आपके घर पे
मैरिज कार्ड आता है, शादी के लिए इनविटेशन आता है, आप कहते हो कि यस, वो कहते हैं कि आपको आना है, बिल्कुल, आप कहते हो कि बिल्कुल आएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फैमिली के साथ आएंगे। लेकिन आप शादी के दिन जाते नहीं हो, वहां पे कुछ और अर्जेंट काम आ गया, आप जा नहीं पाए, तो बताना क्या सामने वाला आप पे केस फाइल कर देगा कि आपने शादी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, अब आपने फुलफिल नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया? द आंसर इज नो, वो केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में एनफोर्सिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, ये यहां पे लिखता हूं मैं, जैसे यहां का पॉइंट है डोमेस्टिक, यानी इनके अंदर इस तरह के एग्रीमेंट में पहले से मान के चला जाता है कि ये कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होना है। डोमेस्टिक एंड फैमिली एग्रीमेंट्स, पॉलिटिकल, इलेक्शन के टाइम में नेता आता है, बहुत सारे वादे करता है, बहुत सारे आश्वासन देता है, फेक प्रोमिसेस होती है, लेकिन बाद में अगर पार्टी जीत जाती है तो वो प्रोमिसेस परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। कैन यू गो टू द कोर्ट? नो। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जो प्रोमिसेस होते हैं वो कोर्ट में अप्लाई नहीं हो सकते, उनके अंदर एनफोर्सिबिलिटी होती ही नहीं है। सर ये बार बार एनफोर्सिबल वर्ड, एनफोर्सिबल सर समझ तो आ गया, बट अब ये नहीं समझ आ रहा है कि एनफोर्सिबिलिटी आएगी कब। बेटा एनफोर्सिबिलिटी कैसे आएगी, किसी एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी है या नहीं है, ये मैंने आपको अभी समझाया ही नहीं। क्लियर है? तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहो। एनफोर्सिबिलिटी कैसे आती है वो मैं समझाऊंगा, क्या चाहिए जिससे एनफोर्सिबिलिटी आएगी। तो ये पॉइंट अभी हमारा पेंडिंग है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे आएगी, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा सोशल एग्रीमेंट्स, मैरिज का इनविटेशन आना, आपने कहा यस हम आएंगे, लेकिन आप नहीं गए। इसी तरह रिलीजियस एग्रीमेंट्स, मैं मंदिर में गया, मैंने मंदिर के अंदर बोल दिया भाई मैं 5 लाख, जोश जोश के अंदर मुझे उस टाइम लगा, वो मैं इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने बोल दिया कि भाई 5 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा। अब मेरे पास 5 लाख रुपए है ही नहीं, मैं डोनेशन नहीं देता, तो क्या जो मंदिर का जो ट्रस्ट है क्या वो मुझ पे केस फाइल कर सकता है कि इन्होंने भाई डोनेशन का प्रॉमिस किया था अब दे नहीं रहे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रिलीजियस एग्रीमेंट्स या ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनके अंदर ऑलरेडी प्रेज्यूम्ड कर लिया जाता है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई इंटेंशन थी ही नहीं। तो ये जो होते हैं ये खाली एग्रीमेंट ही रहते हैं, इनको फुलफिल नहीं करें तो कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर कॉमर्शियल एग्रीमेंट किया है आपने तो फुलफिल नहीं करने पे सामने वाला उसको कोर्ट में लेके जाएगा, कोर्ट में केस को एनफोर्स करवा सकता है। तो जो एग्रीमेंट प्लस कोर्ट में एनफोर्सिबल हो जाए उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा डेफिनेशंस है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, ये डेफिनेशन मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन है 2H। एन एग्रीमेंट यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वो एग्रीमेंट होगा। एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सीधा सीधा एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इससे दो चीजें निकल के सामने आती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट बनना चाहिए, और एग्रीमेंट बनने के बाद में उसमें क्या होना चाहिए? एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो आपका वो एग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं है तो फिर वो रहेगा सिर्फ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट अब कैसे बनता है? एग्रीमेंट बनता है आपका एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये डेफिनेशन अपने को दे रखी है 2E, एग्रीमेंट, E यानी एग्री। तो एग्रीमेंट डेफिनेशन कहा दी हुई है सेक्शन 2E में। क्या कह रहा है इस डेफिनेशन को देख समझते हैं अपने। ये देखो ये डेफिनेशन का क्या जो है सेंस निकलता है वो हम देख लेते हैं। ये दो पार्टीज हैं, पहली पार्टी इसको ऑफर दे रही, विल यू बाय माई कार,
₹4 क्या तुम मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे? अब ये पार्टी या तो हाँ कर सकती या ना कर सकती, लेकिन यहां से आंसर आता है यस। ये बोल रहा है आई एम रेडी टू पे ₹2 लाख, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स ए प्रॉमिस, ए प्रपोजल यानी ऑफर। व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो प्रपोजल क्या होता है? जैसे प्रपोजल है विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इट इज ए प्रपोजल। क्या प्रपोजल दे रहा है? यस और नो करने के लिए। अब ये जैसे ही बोलती है यस, इधर से आता है यस आई विल मैरी यू। ये क्या बन गया? ये था ऑफर, प्रपोजल, और ये आ गई एक्सेप्टेंस। जैसे ही ये एक्सेप्ट हुआ, ये क्या बन गई? प्रॉमिस बन गई कि नहीं बन गई? तो वही बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यही होता है कि एक तरफ से ऑफर जाता है और सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिस सेंस में उसने ऑफर दिया है उसी सेंस में एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बन जाती है प्रॉमिस। ये क्या बन गई? प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब यहाँ पे कितनी प्रॉमिस हो गई? 2। ये जो है ये है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई। तो एक्स की तरफ से प्रॉमिस क्या है कि मैं कार दूंगा, वाई की तरफ से प्रॉमिस क्या है? मैं 2 लाख रुपए दूंगा। तो एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, 2 सेट हो गया कि नहीं? मतलब एक सेट हो गया। एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मींस प्राइस, कि बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं कार दे रहा हूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? अगर मैं रुपए दे रहा हूं तो मुझे उसके बदले में क्या वैल्यू मिलेगी? तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अब मुझे बताना कि जो एक्स उसको कार दे रहा है वो वाई के लिए क्या हो गया? कंसीडरेशन हो गया। और वाई जो इसको रुपए दे रहा है वो एक्स के लिए क्या हो गया? कंसीडरेशन हो गया। तो प्रॉमिस एक दूसरे की प्रॉमिस, मेरी प्रॉमिस सामने वाले के लिए कुछ बेनिफिट है, सामने वाले की प्रॉमिस मेरे लिए बेनिफिट है, उसी को बोलते हैं फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। बेटा टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपको ये सारी टर्म समझ आ रही है, लॉजिकली आप एग्जांपल के साथ समझ रहे हो, तो आपको लगेगा कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन वाकई में बहुत गजब की डेफिनेशन बना रखी है बनाने वाले ने। तो क्या बोला? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज ए एग्रीमेंट, एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो कुल मिला के एक एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए अपने को? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब सर ऑफर क्या होता है, वैलिड ऑफर कैसे करते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हैं, ये सारे जो रूल्स हैं ये सारे धीरे धीरे आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्रीमेंट समझ आएगा। हाँ, एक तरफ से ऑफर आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बन जाएगा एग्रीमेंट। बट जितने एग्रीमेंट बनेंगे वो सारे एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी है या नहीं है वो हम चेक करते हैं सेक्शन 10 से, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एनफोर्सिबिलिटी के बारे में अभी बेटा सोचना ही बंद करो, बस आपको ये समझ आ गया एनफोर्सिबल का मतलब कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, कोर्ट लागू करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, इतना ही एनफोर्सिबिलिटी है। अब ये एनफोर्सिबिलिटी है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? सेक्शन 10 चेक करेंगे। सेक्शन 10 में आपको पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। चलिए, तो बेटा अभी आप मेरे को ये बताइए, हाँ अभी क्लास में एक दो डिफरेंस और पॉइंट हम कवर करेंगे, बट अभी मुझे पहले ये बताइए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कैसा, कुछ मजा आना स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर? कैसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ करके आपको? ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ के, कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल देख करके मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा एंजॉय हो रहा होगा, क्योंकि ये एकदम बेटा पूरी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में आपको एंजॉय होएगा। बस आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग रखना है, एकदम चीजों को बड़ा मजे से आपको लेना है। यूं नहीं कि हाँ मुझे एग्जाम पास करना है या ये कंपटीशन फाइट करूंगा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी समझ ही नहीं आना, भले आप चाहे कितना भी
पढ़ लो, कितना भी क्लासेस देख लो, लेकिन आपको नहीं समझ आना। अगर आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया तो मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट में आपकी बहुत अच्छी कमांड बनने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और एक और खास बात कि इट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट। इसके अंदर पार्टीज फ्री है, पार्टीज फ्री है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन द ब्रॉड रूल्स ओनली। ब्रॉड रूल्स बताता है ये आपको हर चीज में इंटरफियर नहीं करता है। मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं और मेरी जो सामने वाली पार्टी है, हम दोनों मिलकर के जैसा फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, वी आर फ्री। जैसे मान लो मुझे अपना घर बेचना है, तो मैं उस घर का कितने रुपए में बेचूंगा वो मुझे और सामने वाले बायर को बैठ करके तय करना है। किस डेट को बेचेंगे, एग्रीमेंट कहाँ लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन की फीस कौन कितना देगा, और कितना ब्लैक में कितना व्हाइट में देंगे, या कुछ भी कोई भी तरह का जो एग्रीमेंट है, पेमेंट का सेटलमेंट कैसे कैसे होगा, वो सारी शर्तें हम लोगों को बनानी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी आप पे शर्तें नहीं थोपता है। इट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि ये आपको पार्टीज को फ्रीडम देता है, आप जैसा चाहो वैसा कॉन्ट्रैक्ट आप करो। Is it different from the other branches of law? The answer is yes. It is different from other branches of law because it allows the parties to fix their terms and conditions rules. It interferes rarely. बहुत कम इंटरफेरेंस ये करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ब्यूटी है। डिफरेंस देख लेते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अंदर। जो आज हमने पूरा ओवरऑल डिस्कस किया, अभी तक जो है लाला जी को यही लगता था कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही होता है, बट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट प्लस इट्स एनफोर्सिबिलिटी कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब एग्रीमेंट एनफोर्सिबल होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, एंड एग्रीमेंट मे और मे नॉट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। एक एग्रीमेंट जो होता है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो शादी का इनविटेशन मिला, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लीगल इंटेंशन नहीं है मेरी, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया कि तू पास हो जाएगा तो मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा, लेकिन लीगल इंटेंशन नहीं है। जबकि ए कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन, जबकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा ही था, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरीली बी ए कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नेसेसरीली एग्रीमेंट्स। लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होंगे ही होंगे। बाइंडिंग एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टी। एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। चलिए बेटा, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें एनफोर्सिबिलिटी कैसे आ सकती है, यानी कि क्या होना चाहिए। सेक्शन 10 अपने को बताएगा, कुछ एक वैलिड एलिमेंट्स होने जरूरी है तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो वैलिड एलिमेंट्स नहीं है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए, मेरे को लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा। और बेटा प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट के वीडियोस आने वाले हैं, तो आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे और आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करते रहे। चलिए, बाय बाय।